साल 1971 की तारीख थी 24 नवंबर। अमेरिका में उस वक्त थैंक्सगिविंग के त्योहार की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। लोग अपने परिवारों से मिलने के लिए बेताब थे, इसलिए हर शहर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। ओरेगन राज्य का पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी लोगों के शोरगुल, हंसने बोलने और सूटकेस के पहियों की आवाज़ों से गूंज रहा था। इसी भीड़ के बीच दोपहर के वक्त एक शख्स बेहद शांत कदमों से चलता हुआ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होता है। उसका अंदाज ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर एक पल के लिए ठहर जाए। उसने शरीर पर काले रंग का एक महंगा और सलीकेदार बिजनेस सूट पहना हुआ था। अंदर कड़क सफ़ेद शर्ट थी जिस पर सलीके से काली टाई बंधी हुई थी। आंखों पर उसने एक गहरा काला चश्मा चढ़ाया हुआ था जिसके पार देख पाना नामुमकिन था। हाथ में एक साधारण सा काले रंग का ब्रीफकेस था और कंधे पर एक लंबा काला रेनकोट टंगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो कोई बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेसमैन हो जो किसी बेहद ज़रूरी मीटिंग के लिए निकला है। उसके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई जल्दबाजी। वो शख्स सीधा नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के टिकट काउंटर पर पहुंचता है। अपनी धीमी और बेहद गंभीर आवाज़ में वो काउंटर पर बैठी महिला से सिएटल जाने वाली फ़्लाइट 305 का टिकट मांगता है। वो वन वे टिकट था, यानी सिर्फ जाने का, आने का कोई इरादा नहीं था। उस जमाने में उस टिकट की कीमत महज $20 थी। जब टिकट पर लिखने के लिए नाम पूछा गया तो उसने बिना हिचकिचाए एक नाम बताया, डैन कूपर। उस दौर का अमेरिका आज जैसा नहीं था। न तो वहां आज की तरह कड़े सुरक्षा घेरे थे, न मेटल डिटेक्टर से हर इंसान को गुजारा जाता था, और न ही घरेलू उड़ानों के लिए कोई पहचान पत्र या आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य था। काउंटर पर बैठे क्लर्क ने कूपर से कोई सवाल नहीं किया, पैसे लिए और उसे टिकट थमा दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस शख्स को टिकट दे रहा है वो अगले कुछ घंटों में इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनने जा रहा है। कूपर टिकट लेकर मुस्कुराया और भारी कदमों से विमान की तरफ बढ़ गया है। दोपहर के ठीक 2:50 पर बोइंग 727 विमान के शक्तिशाली इंजनों ने गड़गड़ाहट पैदा की और रनवे पर दौड़ते हुए विमान ने आसमान की तरफ उड़ान भर ली। इस विमान में कुल 36 यात्री सवार थे जो छुट्टियों के मूड में थे और उनके साथ चालक दल के 6 सदस्य थे। विमान जब बादलों के बीच अपनी तय ऊंचाई पर पहुंच गया तो कूपर ने बड़े इत्मीनान से अपनी सीट की खिड़की से बाहर देखा। मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा था। बाहर धुंध और काले बादल घिरने लगे थे। कूपर ने हाथ उठाकर एयर होस्टेस को इशारा किया। जब 23 साल की एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर उसके पास पहुंची तो उसने बड़े शालीन तरीके से अपने लिए शराब का एक ऑर्डर दिया, बोर्बन और सोडा। थोड़ी देर में फ्लोरेंस ड्रिंक लेकर आई। कूपर ने ग्लास हाथ में लिया, एक छोटा सा घूंट भरा और फिर जेब से एक छोटी सी मुड़ी हुई कागज की पर्ची निकालकर चुपके से फ्लोरेंस के हाथ में थमा दी। फ्लोरेंस रोजाना ऐसे हजारों मुसाफिरों से मिलती थी। उसे लगा कि शायद ये कोई रईस मुसाफिर है जो उसे अपना फ़ोन नंबर देने की कोशिश कर रहा है। उसने बिना कोई ध्यान दिए उस पर्ची को बिना खोले ही अपनी वर्दी की जेब में रख लिया और आगे बढ़ने लगी। ये देखकर कूपर के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। उसने अपनी जगह से थोड़ा सा आगे झुककर बेहद धीमी, ठंडी और भारी आवाज में कहा, मैडम, आप उस पर्ची को जरा खोलकर पढ़ लीजिए, मेरे पास बम है। ये शब्द सुनते ही फ्लोरेंस के जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हाथों से जेब से वो पर्ची निकाली और उसे खोला। पर्ची पर साफ और कड़े शब्दों में लिखा था कि ये विमान अब उसके कब्जे में है। फ्लोरेंस ने खुद को संभाला और कूपर के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गई। उसने कूपर की आंखों में देखना चाहा, लेकिन काले चश्मे के पीछे छिपी आंखों को पढ़ पाना नामुमकिन था। फ्लोरेंस ने दबी आवाज में कहा कि वो कैसे यकीन करे कि उसमें बम है। कूपर ने बिना कोई हड़बड़ाहट दिखाए अपने हाथ में पकड़े काले ब्रीफकेस के लॉक को धीरे से खोला। उसने ब्रीफकेस का ढक्कन उतना ही उठाया जिससे सिर्फ फ्लोरेंस उसे देख सके। अंदर का नज़ारा खौफनाक था। कूपर की लाल ड्रिंक की रोशनी में ब्रीफकेस के अंदर लाल रंग के 6 बड़े सिलेंडर दिखाई दे रहे थे जो आपस में कई उलझे हुए तारों और एक बड़ी सी भारी बैटरी से जुड़े हुए थे। देखने वाले को एक नज़र में समझ आ जाता कि ये एक विनाशकारी बम था। कूपर ने ब्रीफकेस बंद किया और अपनी मांगें सामने रखीं। उसकी मांगें बेहद स्पष्ट और हैरान करने वाली थीं। उसने कहा कि उसे 2 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि सारे पैसे सिर्फ $20 के नोटों में होने चाहिए। इसके साथ ही उसे 4 पैराशूट चाहिए थे, 2 मुख्य पैराशूट और 2 रिजर्व पैराशूट। और आखिरी शर्त यह थी कि जैसे ही विमान सिएटल के हवाई अड्डे पर उतरेगा वहां बिना किसी देरी के विमान में दोबारा ईंधन भरने का पूरा इंतजाम तैयार मिलना चाहिए। उसने साफ लफ्जों में चेतावनी दी, अगर कोई भी चालाकी की गई या मेरी मांगें नहीं मानी गई तो मैं इस विमान को यहीं हवा में उड़ा दूंगा। फ्लोरेंस तुरंत वहां से उठी और सीधे कॉकपिट की तरफ भागी। उसने कांपती आवाज में पायलट विलियम स्कॉट को पूरी बात बताई। पायलट ने बिना वक्त गंवाए सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI को विमान के हाईजैक होने का रेडियो संदेश भेज दिया। संदेश मिलते ही सरकारी महकमों में जैसे हड़कंप मच गया। देश के इतिहास में पहली बार किसी डोमेस्टिक फ्लाइट को इस तरह बंधक बनाया गया था।
कूपर की सूझबूझ और शातिर दिमाग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उसने पायलट को आदेश दिया कि विमान को सीधे सिएटल एयरपोर्ट पर न उतारा जाए। वो चाहता था कि विमान सिएटल के आसमान में ही गोल गोल चक्कर काटता रहे। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि नीचे बैठी पुलिस और एफबीआई के अधिकारियों को $20 के नोटों का भारी भरकम बैग और 4 बेहतरीन पैराशूट ढूंढने का पूरा वक्त मिल सके। वो नहीं चाहता था कि जल्दबाजी में पुलिस कोई गलती करे या उस पर हमला करने की सोचे। विमान करीब 2 घंटे तक सिएटल के ऊपर काले बादलों के बीच मंडराता रहा। इधर विमान के अंदर बाकी 35 यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि उनकी जिंदगी मौत के मुहाने पर खड़ी है। कूपर अपनी सीट पर बेहद शांत बैठा था। उसने अपनी बची हुई ड्रिंक खत्म की, अपनी सिगरेट सुलगाई और कश खींचते हुए खिड़की से बाहर देखता रहा। विमान के क्रू मेंबर्स कूपर के इस बर्ताव को देखकर हैरान थे। वो कोई सनकी या डरा हुआ अपराधी नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद उस विमान का कमांडर हो। नीचे जमीन पर एफबीआई के जासूसों ने आनन फानन में सिएटल के कई बैंकों से $20 के नोट इकट्ठा किए। कुल 10,000 नोटों का इंतजाम किया गया, जिनका वजन करीब 10 किलोग्राम था। लेकिन पुलिस ने यहां एक शातिर चाल चली। उन्होंने पैसे कूपर को सौंपने से पहले उन सभी 10,000 नोटों के सीरियल नंबरों की एक-एक करके फोटोकॉपी कर ली और उन्हें अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। पुलिस का मानना था कि कूपर आसमान से उतरकर जमीन पर ही आएगा और जब भी वो इन पैसों को बाजार में खर्च करने की कोशिश करेगा, पकड़ा जाएगा। साथ ही पास के एक पैराशूटिंग स्कूल से 4 पैराशूट भी मंगवा लिए गए। शाम के करीब 5:45 हो चुके थे। आसमान में अंधेरा घिर आया था और बारिश तेज हो चुकी थी। कूपर को संदेश दिया गया कि उसका सारा सामान तैयार है। विमान धीरे धीरे सिएटल टैकोमा हवाई अड्डे के रनवे पर उतरा। कूपर के निर्देशों के मुताबिक विमान को रनवे के एक बिल्कुल सुनसान और अंधेरे कोने में ले जाकर खड़ा किया गया। कूपर ने कहा कि कोई भी पुलिसवाला या सैनिक विमान के करीब नहीं आएगा। एयरलाइन का एक कर्मचारी अकेले पैसों से भरा भारी बैग और 4 पैराशूट लेकर विमान की सीढ़ियों तक पहुंचा। कूपर ने सामान अंदर आते ही अपनी इंसानियत दिखाई। उसने अपना वादा पूरा किया और विमान में सवार सभी 36 यात्रियों को बिना खरोंच आए सुरक्षित बाहर जाने की इजाजत दे दी। यात्रियों को तो नीचे उतरकर पता चला कि वे मौत के साए में सफर कर रहे थे। यात्रियों के साथ उसने एयर होस्टेस फ्लोरेंस को भी जाने दिया। अब उस विशालकाय खामोश विमान में सिर्फ पायलट विलियम स्कॉट, को पायलट बॉब रेटाजिक, फ्लाइट इंजीनियर और एक अन्य एयर होस्टेस टीना मक्लो बची थी। और जाहिर है उनके साथ था वो रहस्यमयी साया डी.बी. कूपर। अब विमान में ईंधन भरा जा चुका था। कूपर ने पायलट को कॉकपिट में बुलाया और उसे अगली उड़ान का रूट समझाया। उसने कहा कि अब ये विमान मैक्सिको सिटी की तरफ उड़ेगा। लेकिन कूपर ने जो उड़ान की शर्तें रखीं, उन्हें सुनकर पायलट के माथे पर पसीना आ गया। कूपर ने कहा, विमान को सिर्फ और सिर्फ 10,000 फीट की कम ऊंचाई पर उड़ाया जाएगा, जबकि आमतौर पर पैसेंजर जेट 30,000 फीट से ऊपर उड़ते हैं। विमान की रफ्तार बेहद कम यानी सिर्फ 200 मील प्रति घंटा रखी जाएगी। विमान के विंग फ्लैप्स को 15 डिग्री पर झुकाकर रखा जाएगा ताकि विमान इतनी कम स्पीड में भी हवा में टिक सके। लैंडिंग गियर, विमान के पहिए आधे नीचे की तरफ खुले रहेंगे और सबसे अजीब शर्त, विमान के पिछले हिस्से में नीचे की तरफ खुलने वाली जो सीढ़ी एयर स्टेयर है, उसे खुला रखा जाएगा। पायलट विलियम स्कॉट ने कूपर को समझाने की कोशिश की कि इस तरह खुली सीढ़ी के साथ विमान का उड़ना खतरनाक हो सकता है। लेकिन कूपर ने उसकी एक ना सुनी और ठंडे लहजे में कहा, तुम बस वैसा करो जैसा मैंने कहा है। विमान के इस खास बोइंग 727 यूं सिंग यही खूबी थी कि इसके पिछले हिस्से की पूंछ के नीचे से एक सीढ़ी सीधे हवा में नीचे की तरफ खुल सकती थी। कूपर के इन बारीक तकनीकी निर्देशों को सुनकर कॉकपिट में बैठे क्रू समझ गए कि यह आदमी कोई मामूली चोर नहीं है। इसे विमान के मैकेनिज्म और एरोडायनामिक्स की इतनी गहरी जानकारी थी जितनी किसी अनुभवी पायलट या विमान इंजीनियर को होती है। रात के करीब 7:40 पर विमान ने सिएटल से दोबारा उड़ान भरी। इस बार उसके पीछे अमेरिका की वायुसेना के 2 F-106 लड़ाकू विमान भी चुपके से लग गए थे ताकि कूपर की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। लेकिन बाहर का मौसम कूपर का मददगार बन रहा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी, बर्फीली हवाएं थपेड़े मार रही थीं और विजिबिलिटी, दृश्यता लगभग शून्य थी। लड़ाकू विमानों के पायलटों के लिए उस घने अंधेरे और बादलों के बीच बोइंग 727 पर नजर रखना बेहद मुश्किल हो रहा था। विमान जब वॉशिंगटन और ऑरेगन की सीमा पर स्थित एक बेहद घने जंगली और पहाड़ी इलाके एरियल के ऊपर से गुजर रहा था, तब कूपर अपनी सीट से उठा। उसने बची हुई इकलौती एयर होस्टेस टीना को भी आदेश दिया कि वो तुरंत कॉकपिट के अंदर चली जाए और अंदर से दरवाजा बंद कर ले। टीना ने जाते जाते मुड़कर देखा। कूपर अपने सूट के ऊपर पैराशूट की बेल्ट को कस रहा था और नोटों से भरे बैग को रस्सी के सहारे अपने शरीर से मजबूती से बांध रहा था। रात के ठीक 8:13 हुए थे। कॉकपिट में बैठे पायलटों को अचानक विमान के पिछले हिस्से में एक जोरदार झटका महसूस हुआ।
विमान की पूंछ हवा के दबाव की वजह से ऊपर नीचे होने लगी। पायलटों को तुरंत समझ आ गया कि कूपर ने पिछले हिस्से का दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया है और सीढ़ी नीचे गिर चुकी है। तसव्वुर कीजिए उस मंजर का, ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई, रात का घोर अंधेरा, हाड़ कपा देने वाली बर्फीली ठंड, मूसलाधार बारिश और 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से थपेड़े मारती खौफनाक हवाएं। एक आम इंसान उस सीढ़ी पर खड़े होने की सोचकर ही दम तोड़ दे। लेकिन कूपर ने उस अंधेरी खाई की तरफ देखा, अपनी आंखों के चश्मे को ठीक किया और बिना एक पल गंवाए उस जलती तपती मौत के बीच सीधे बादलों के समंदर में छलांग लगा दी। वो शख्स हवा में विलीन हो गया और अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा सस्पेंस जो सदियों तक गूंजने वाला था। रात के करीब 10:15 पर विमान सुरक्षित तरीके से नेवादा के रीनो एयरपोर्ट पर उतरा। जैसे ही विमान रुका, FBI के हथियारों से लैस जवान और स्वॉट टीम ने विमान को चारों तरफ से घेर लिया। वे सीढ़ियों से होते हुए विमान के अंदर दाखिल हुए। उन्हें उम्मीद थी कि कूपर शायद अंदर ही छिपा होगा, लेकिन जब वे पिछले हिस्से में पहुंचे तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। कूपर गायब था। विमान की बारीकी से तलाशी ली गई। वहां कूपर तो नहीं मिला, लेकिन वो अपने पीछे कुछ निशान छोड़ गया था। उसकी वो काली टाई सीट पर पड़ी थी जिस पर एक मदर ऑफ पर्ल की टाई क्लिप लगी हुई थी। इसके अलावा एस्ट्रे में सिगरेट के कुछ टुकड़े मिले। 1971 के उस दौर में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि उन चीज़ों से डीएनए निकालकर अपराधी का पता लगाया जा सके। अगली सुबह होते ही अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा और खर्चीला खोजी अभियान शुरू हुआ। FBI के सैकड़ों एजेंट, स्थानीय पुलिस, खोजी कुत्ते और यहां तक कि सेना के हेलीकॉप्टरों को वॉशिंगटन के उन घने जंगलों और पहाड़ों में उतार दिया गया जहां कूपर के कूदने का अनुमान था। वो इलाका इतना घना था कि वहां दिन में भी अंधेरा रहता था। हफ्तों तक कूपर का पैराशूट, उसका शव या उसका कपड़ों का कोई टुकड़ा ढूंढा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। कूपर मानो हवा का झोंका था जो आया और गायब हो गया। FBI ने इस केस को NORJAK नाम दिया और इसकी फाइलें कभी बंद नहीं हुईं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। कूपर की कहानी अब एक लोक कथा बनती जा रही थी। लोग मानने लगे थे कि वो कूदते ही मर गया होगा और उसका शरीर जंगली जानवरों का निवाला बन गया होगा। लेकिन फिर आया साल 1980। कूपर के गायब होने के पूरे 9 साल बाद एक अजीब घटना घटी। ब्रायन इंग्राम नाम का एक 8 साल का छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ कोलंबिया नदी के किनारे टीना बार नाम की जगह पर पिकनिक मनाने आया था। वो लड़का नदी के किनारे की गीली रेत में अपना खिलौना चलाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। अचानक उसका हाथ रेत के अंदर किसी सख्त चीज से टकराया। उसने जब मिट्टी हटाई तो उसे रबर बैंड से बंधे हुए कागज के कुछ सड़ चुके बंडल मिले। जब उसके पिता ने उन बंडलों को देखा तो उनके होश उड़ गए। वो $20 के नोटों के बंडल थे जो पानी और मिट्टी की वजह से आधे गल चुके थे। तुरंत FBI को बुलाया गया। नोटों के सीरियल नंबरों का मिलान जब 1971 की उस लिस्ट से किया गया तो पूरी दुनिया चौंक गई। वो नोट किसी और के नहीं बल्कि D.B. कूपर की फिरौती के ही पैसे थे। वहां कुल $5,800 अमेरिकी मिले थे। FBI ने उस पूरी नदी और आसपास के इलाके को फिर से खोद डाला, लेकिन बाकी के $1,94,000 का एक भी नोट दोबारा कभी किसी को नहीं मिला। इस खोज ने रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। अगर कूपर वहां मर गया था तो उसकी हड्डियां या पैराशूट क्यों नहीं मिला, और अगर वो जिंदा बच गया था तो उसने इतने पैसे नदी के किनारे रेत में क्यों दबाए? क्या ये पुलिस को गुमराह करने की उसकी कोई सोची समझी साजिश थी? पूरी दास्तान में एक बेहद दिलचस्प वाकया उस नाम को लेकर भी है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। जैसा कि आपने जाना, उस शख्स ने टिकट खरीदते वक्त अपना नाम डैन कूपर लिखवाया था, लेकिन हाईजैकिंग के अगले दिन सिएटल के एक स्थानीय अखबार का रिपोर्टर जब पुलिस मुख्यालय में सुराग ढूंढ रहा था तो उसे पता चला कि पुलिस D.B. कूपर नाम के एक पुराने अपराधी से भी पूछताछ कर रही है जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। उस रिपोर्टर ने जल्दबाजी में अपने अखबार में हेडलाइन छाप दी, विमान किडनैपर D.B. कूपर का सुराग नहीं। बस फिर क्या था, न्यूज एजेंसियों ने वहीं से वो नाम उठाया और देखते ही देखते डैन कूपर हमेशा के लिए D.B. कूपर बन गया। पिछले 50 सालों में FBI के सामने एक से बढ़कर एक संदिग्धों के नाम आए। पहला नाम था रिचर्ड फ्लॉयड मैककॉय का। कूपर कांड के ठीक 4 महीने बाद मैककॉय ने बिल्कुल कूपर के अंदाज में ही एक और विमान का अपहरण किया और हवा में पैराशूट से कूद गया। वो पकड़ा गया, लेकिन कूपर के हुलिये से उसका चेहरा नहीं मिलता था और कूपर वाली रात उसका अलबाई कहाँ होने का सबूत पक्का था। दूसरा नाम आया केनेथ पीटर क्रिस्टियानसन का, जो खुद उसी एयरलाइन का एक पुराना मैकेनिक और सेना का पूर्व पैराट्रूपर था। उसकी मौत के बाद उसके भाई ने दावा किया था कि केनेथ ही कूपर था, क्योंकि कूपर कांड के बाद अचानक केनेथ के पास बहुत सारा पैसा आ गया था और उसने आलीशान घर खरीदा था। लेकिन FBI को उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। एक और संदिग्ध था डुएन वेबर।
साल 1995 में जब वो अपनी मौत के बिस्तर पर था तो उसने मरते वक्त अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर धीरे से कहा था, मुझसे एक राज छुपा है, मैं ही डैन कूपर हूं। उसकी पत्नी को तब तक कूपर के बारे में कुछ नहीं मालूम था। बाद में जब उसने खोजबीन की तो पाया कि वेबर के पुराने दस्तावेजों और कूपर के स्केच में काफ़ी समानताएं थीं। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर एफबीआई यहां भी कूपर की टाई से मिले अंशों का वेबर के डीएनए से मिलान नहीं कर पाई। आखिरकार साल 2016 में इस घटना के पूरे 45 साल बाद अमेरिकी सरकार और एफबीआई ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इतने दशकों की जांच, हजारों संदिग्धों की लिस्ट और करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद भी कोई नया या ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। इसलिए अब इस केस की एक्टिव जांच को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। कूपर की फाइल को आर्काइव में डाल दिया गया। बी कूपर की यह दास्तान आज भी हमारे सामने कई ऐसे सवाल छोड़ जाती है जो अंधेरी रातों में किसी पहेली की तरह डराते भी हैं और रोमांचित भी करते हैं। क्या उस काले सूटकेस में वाकई कोई तबाही का सामान था, या वो सिर्फ कागज के टुकड़ों का एक मजाक था? क्या कूपर कोई ऐसा सैनिक था जिसे वियतनाम युद्ध के दौरान रातों में कूदने की ट्रेनिंग मिली थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो उस बर्फीली जानलेवा रात में वॉशिंगटन के जंगलों में जिंदा उतरा होगा? दुनिया का एक धड़ा कहता है कि कूपर उस रात कभी जमीन पर जिंदा पहुंचा ही नहीं। उसका पैराशूट खराब मौसम में खुल ही नहीं पाया होगा और वो जंगलों की गहराइयों में कहीं दफन हो गया। लेकिन कहानी को पसंद करने वाले और रहस्य के दीवाने आज भी यही मानते हैं कि कूपर एक बेहद शातिर बाजीगर था, जिसने मौत को चकमा दिया, जंगलों से बाहर निकला, अपनी पहचान बदली और उन बाकी बचे पैसों के साथ दुनिया के किसी शांत समंदर के किनारे बैठकर आज भी जिंदगी जी रहा होगा। बी कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया? ये राज आज भी उसी 1971 की तूफानी रात के काले आसमान में कहीं खोया हुआ है।